आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक फिल्म माफिया द गेम ऑफ सर्वाइवल 2016 की पूरी कहानी विस्तार से बताने वाला हूँ। यह फिल्म थ्रिलर, एक्शन से भरपूर है और इसमें ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको आखिरी तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक रोमांचक और खतरनाक गेम शो से शुरू होती है, जहां 11 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इनमें से 9 आम लोग होते हैं जबकि 2 लोग माफिया होते हैं। खेल का नियम सीधा था, सिविलियंस को माफियाओं की पहचान कर उन्हें वोटिंग के जरिए बाहर करना था, जबकि माफियाओं को अपनी असली पहचान छिपाकर आखिरी तक टिके रहना था। लेकिन इस खेल में सिर्फ हारने का डर नहीं था, बल्कि मौत हकीकत थी। अगर सिविलियंस गलती से अपने ही किसी साथी को माफिया समझकर वोट दे देते तो उस निर्दोष को तुरंत एक भयानक सजा देकर मौत के घाट उतार दिया जाता। हर प्रतिभागी को पता था कि यह गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की जंग थी, फिर भी वे इसमें हिस्सा लेने से पीछे नहीं हटते थे। यह गेम ऐसा था कि जीतने वाले की पूरी जिंदगी बदल जाती थी, क्योंकि इनाम में मिलने वाली रकम बेहद बड़ी थी। गेम मास्टर सभी प्रतिभागियों का परिचय देना शुरू करता है और सबसे पहले बारी आती है एक बुजुर्ग व्यक्ति लूका की। लूका एक मशहूर जुआरी था जिसने अपनी जिंदगी में बेहिसाब दौलत कमाई थी, लेकिन गैम्बलिंग का ऐसा नशा चढ़ा कि अब वह अपनी जान तक दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचा रहा था। उसके पोते पोतियां इस खेल में एक अजीब उम्मीद लगाए बैठे थे। वे चाहते थे कि लूका की मौत हो जाए ताकि उसकी सारी संपत्ति उन्हें मिल सके, लेकिन लूका किसी भी हाल में हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पहले ही एक खास अनुबंध कर लिया था जिससे यह खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। दूसरे नंबर पर हमें एलन की कहानी मिलती है। उसे हाल ही में पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन हार मानने के बजाय उसने इस गेम में हिस्सा लेने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाए। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह अपने आखिरी दिन परिवार के साथ बिताए, लेकिन एलन को लगा कि यह गेम उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गेम खेला, लेकिन आखिर में हार गया। उसका जीता हुआ पैसा परिवार तक पहुंचने के बजाय सरकारी खजाने में चला गया। गेम मास्टर ने सबको चुनौती दी, बताओ माफिया कौन है? सभी ने खुद को सिविलियन बता दिया, लेकिन गेम मास्टर ने एक ट्विस्ट दिया, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इस दौरान आपको वोट करके किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। जैसे ही टाइम शुरू हुआ, सबकी फैमिलीज और फ्रेंड्स शो को लाइव देख रहे थे। पहले कंटेस्टेंट ने किसी को भी वोट करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन किलियन नामक एक कंटेस्टेंट ने किसी का नाम लिया, यानी उसे एलिमिनेट करने का फैसला किया। इसी बीच पीटर ने अचानक कहा, यह वही माफिया है, इन दोनों को एक साथ बात करते देख। एक शख्स ने महसूस किया कि उसने इन दोनों को कहीं पहले देखा है। हमें यह जानकर हैरानी हुई कि मैरी असल में एक बेली डांसर थी और पीटर उसका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन एक दिन तूफान की वजह से मैरी का भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी दोनों टांगें गंवा दी। उस दिन के बाद से उसका सबसे बड़ा डर बारिश, बिजली और तूफान बन गया। डॉक्टर्स ने मैरी को बताया कि वह आर्टिफिशियल टांगों की मदद से फिर से डांस कर सकती है, लेकिन यह इलाज बहुत महंगा था, इसीलिए उसे इस शो में भाग लेना पड़ा। पीटर भी इस खेल में मैरी की मदद करने के लिए आया था। वह पहले भी मैरी के लिए अपनी बहुत सारी चीजें बेच चुका था और अब अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। उसकी बातों को सुनकर सबको लगा कि मैरी यहाँ एक सपोर्टर के साथ आई है अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग किसी को भी खत्म करने में पीछे नहीं हटते। सबसे पहले इन्होंने मैरी को एलिमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। हालांकि सबका ऐसा करते देख पीटर ने ये कन्फेस कर लिया कि वह माफिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग मैरी के खिलाफ वोट कर चुके थे। वोटिंग के बाद मैरी ने अपने हाथ का टैटू सबको दिखाया, ये बताते हुए कि वह एक सिविलियन थी, लेकिन उसकी मौत अब पक्की हो चुकी थी। उसकी चेयर ऊपर उठी और धुएं के गोले में गायब हो गई। पीटर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अपनी चेयर से बंधा हुआ था। जब मैरी उस आलूदे सर्कल में पहुंची तो वह अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही वह होश में आई, उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। बिजली डर से घबराई हुई वह तेजी से भागने लगी और एक चोटी तक पहुंच गई जहां नीचे एक नदी बह रही थी। उसने नदी में कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कूदी, हवा में ही बिजली ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। असल दुनिया में हमें यह पता चला कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब गेम का अगला राउंड शुरू हुआ।
और इस बार सभी ने बुचर के खिलाफ वोट किया। हालांकि वह भी एक सिविलियन था, लेकिन अब वह एलिमिनेट हो चुका था और उसकी मौत तय थी। जैसे ही उसकी चेयर ऊपर उठी और गोलाकार स्फेयर में चली गई, गमास्टर ने सबको बताया कि बुचर किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसकी डर का पता लगाने के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, जिसमें यह साफ हो गया कि उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। हालांकि वह बेवकूफ लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता था और इसी वजह से उसकी सजा दूसरों से अलग थी। वह अब किसी भी चीज से डरता नहीं था, इसलिए उसे सामान्य सजा नहीं दी जाती। इसके बजाय उसे एक अलग तरह की सजा दी जाती है। एक दृश्य में दिखाया जाता है कि दो आदमी जो पहले बुचर को बुरी तरह मारते हैं, उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन बुचर अपनी दिमागी चालाकी से काम लेता है और पास की जमीन से मट्टी उठाकर उन दोनों की आंखों में डाल देता है। फिर वह पास पड़ी बोतल उठाकर उन पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। हालांकि ये गार्ड्स बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन बुचर हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार उनसे लड़ता रहा और उन्हें मारता रहा। इस संघर्ष को देखकर बुचर के सभी साथी खुशी से झूम उठे। जब आखिरकार गार्ड्स मर गए तो बुचर को लगा कि अब उसकी जान छोड़ दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाया, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब वह गिरा तो नीचे नुकीले सरिये थे। जो कुछ उसके दिमाग में था वह सब एक झटके में उसके सिर में घुस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। बुचर के मरते ही गेम मास्टर ने टाइमर फिर से सेट कर दिया और सभी से एक बार फिर माफिया के लिए वोट करने को कहा। जैसे ही सभी वोट के लिए बहस करने लगे, कॉन्स्टेंटिन ने कहा, मैं आराम से बता सकता हूँ कि माफिया कौन है, क्योंकि मुझे भविष्य को देखने की सुपर पावर है। लोग मुझे डायरेक्ट मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। मैं सरकार के लिए काम करता हूँ और युद्ध के दौरान उन्हें सलाह देता हूँ। इसके अलावा मैं कई पैरानॉर्मल शो में भी हिस्सा ले चुका हूँ। कॉन्स्टेंटिन के मुताबिक इस वक्त पीटर माफिया था। सबने उससे पूछा, अगर तुम पहले ही जानते थे कि माफिया कौन है तो तुमने लोगों को मरने क्यों दिया? तब पीटर ने जवाब दिया, मैं ये सारा पैसा अपने लिए रखना चाहता था। मैं किसी सिविलियन के साथ इसे बांटना नहीं चाहता था, इसीलिए जो पहले हो रहा था मैंने उसे होने दिया। कॉन्स्टेंटिन की बात मानते हुए अब बहुत से लोग पीटर के खिलाफ वोट कर चुके थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने पीटर के खिलाफ वोट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि पीटर को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उनका मानना था कि वह अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट कम थे, जबकि पीटर के खिलाफ वोट ज्यादा थे। अंत में पीटर को एलिमिनेट करने का फैसला किया गया, यानी अब उसे मार दिया जाएगा। हालांकि पीटर को इससे कोई खास डर नहीं था, सिवाय मैरी के मरने के। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट से यह पता चला था पीटर को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उसे ब्लैक स्फेयर के अंदर पानी में भेजा गया। एक छोटी सी नाव समुंदर के बीचों बीच तैर रही थी और इर्द गिर्द शार्क्स मंडरा रही थीं अपने आप को बचाने के लिए। पीटर ने किसी नोकीली चीज से एक शार्क को मार दिया। बाकी शार्क मरी हुई शार्क को खाने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए पीटर समुंदर के दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है। वह तैरकर खुद को बचाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे सामने मैरी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर खोकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक वह मैरी एक शार्क में बदल जाती है और उसे खा जाती है। असली दुनिया में बताया जाता है कि अब पीटर की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही एक बुरी खबर यह भी मिलती है कि पीटर कोई माफिया नहीं था, बल्कि वह एक सिविलियन था, गेम मास्टर। बाकी लोगों से कहता है कि जिन 3 लोगों को अभी तक तुमने वोट करके बाहर किया है वे सभी सिविलियन थे। इसका मतलब है कि माफिया अभी भी तुम लोगों के बीच मौजूद हैं। इस बार भी उन्होंने गलत फैसला किया था, क्योंकि वो भी एक आम व्यक्ति थे। माफिया अभी भी जिंदा थी और उसकी कुर्सी अब ब्लैक स्फीयर के अंदर चली गई थी, जहां उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से होता है। यहाँ एक भयंकर जंग चल रही थी। वो अपने सैनिकों को बचाने और दुश्मनों को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन सिर्फ उसके सैनिकों को ही नहीं, उसे भी मार डालते हैं। अब बात करते हैं लॉरा की। गेम मास्टर बताते हैं कि लॉरा के पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार, पैसे और सुकून। लेकिन फिर लॉरा को शराब पीने की आदत लग गई, जो उसकी जिंदगी का एक बदलाव लाई। इसी आदत की वजह से उसके बड़े बेटे की मौत हो गई और उसका परिवार भी उसके हाथ से चला गया। वो खुद को मारना चाहती थी, लेकिन उन्हें अनचाहे का डर था, इसलिए वो इस गेम में शामिल हुई थी। लॉरा ये भी बताती है कि पिछले 5 साल से वो अपने घर को नहीं छोड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कन्फेस करती है कि वो वही लड़की थी जिसने स्टीवन के खिलाफ गवाही दी थी और पुलिस को बताया था कि स्टीवन ने गाड़ी चलाई थी, जिसके कारण आज स्टीवन को जेल में डाल दिया गया। लॉरा स्टीवन से माफी मांगती है और फिर उसे भी उस रहस्यमयी ब्लैक स्फीयर में भेज दिया जाता है। इस दुनिया में जाते ही लॉरा एक प्लेन में बैठी नजर आती है जो तेजी से एक भयंकर तूफान की तरफ बढ़ रहा था। तूफान की वजह से प्लेन धीरे धीरे क्रैश होने लगा
और आखिरकार वह पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे लोरा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वोटिंग फिर से शुरू होती है और इस बार सभी कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट करते हैं। पता चलता है कि पहली बार उनका चुनाव सही था, क्योंकि वह एक माफिया था। अब उसके चुनाव के परिणाम स्वरूप उसकी भी मौत होनी थी। उसे भी चेयर पर बैठाकर ब्लैक स्फीयर में भेजा जाता है, जहां वह अपने सबसे बड़े डर यानी बुढ़ापे का सामना करता है। यहाँ उसे बूढ़ा और बीमार कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया में उसकी मौत हो जाती है। इस बार वोटिंग में सबने स्टीवन को एलिमिनेट करने का निर्णय लिया। स्टीवन को उठाकर उस काले स्फीयर के अंदर भेज दिया जाता है, जहां उसे उसका सबसे बुरा और दुखी दिन दिखाया जाता है। वह दिन जब वह अपनी माँ के साथ आज़ादी में बिताते हुए भी दिल में गहरी चिंता और दुख महसूस करता है। उसे पता था कि उसकी आज़ादी का ये आखिरी दिन है और कल से उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में पहुंचते ही उसे एक बड़ा सदमा लगता है और वहीं वह मर जाता है। अब खेल में सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं, जिनमें से एक माफिया है। इन चारों को केवल 2 मिनट का समय दिया जाता है ताकि वे निर्णय ले सकें। लेकिन वोटिंग से पहले ही एक कंटेस्टेंट ने कह दिया कि कीरा और केट दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं। ये सुनते ही हमें किरान की कहानी दिखाई जाती है। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस गेम का हिस्सा बना था। गेम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उसकी मुलाकात केट से हुई। दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ और जल्द ही दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। केट ने उसे बताया कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सांपों से डर लगता है। इसके अलावा केट ने यह भी साझा किया कि वह एक अनाथालय में पली बढ़ी थी और इस कारण उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में प्यार या सुरक्षा हो सकती है। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस दुनिया में बचाने आएगा या फिर कोई उसे यहाँ प्यार करेगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को ये नहीं बताया था कि वे गेम में हिस्सा ले चुके हैं, और जब वे मिले तो उनका शौक एक दूसरे से मिल गया था। इनकी बहस के बीच 2 मिनट का समय खत्म हो गया और कंप्यूटर ने अपने आप ही फैसले देने शुरू कर दिए। जैसे ही केट ऊपर की ओर बढ़ने लगी, कैरन ने उसकी चेयर पकड़ ली और दोनों एक साथ उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचने पर किरान देखता है कि केट इस समय कांच के फर्श पर खड़ी थी जो टूटने ही वाला था। कैरन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर किरान ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से कांच टूटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे दोनों बिना रुके दौड़ते गए। आखिरकार वे ठोस जमीन पर पहुंच गए। सामने 2 बड़े पत्थरों के बीच से एक तेज रोशनी निकलती हुई दिखी। जैसे ही वे उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं, अचानक बहुत सारे सांप उनके ऊपर झपट पड़े। वे बड़ी मुश्किल से सांपों से बचते हुए आगे बढ़े, लेकिन आगे उनका सामना एक विशाल ड्रैगन से हुआ। वह खतरनाक क्रिएचर उन दोनों पर हमला करने लगा। तभी करन ने ध्यान से देखा और पाया कि उस ड्रैगन के गले में एक अजीब सा मिरर लटक रहा था। उन्होंने मिरर को पकड़ा और उसकी मदद से सूरज की रोशनी को उस क्रिएचर पर डाला, जिससे वह मारा गया। अब ये लोग उसी ट्रायंगल को लेकर वापस उन्हीं पत्थरों के पास जाते हैं जिनसे पहले रोशनी निकल रही थी। जब मिरर को पत्थरों के बीच रखा जाता है तो वो पत्थर एक दरवाजे की तरह खुल जाते हैं और अंदर एक नया घर दिखाई देता है। घर में दाखिल होने पर केट ने कैरन से बताया कि यह वही ऑर्फनेज था जहां वह पली थी। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि उसे यहाँ क्यों छोड़ा गया था। यही सवाल उसे हमेशा दुखी करता था, लेकिन रन ने उसे समझाया, तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि इन मुश्किलों का सामना करना है। उसके शब्दों के साथ केट की पूरी दुख भरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और बिना इमोशनल हुए केट उन सब घटनाओं को देखती है। इन मुश्किलों से पार पाने के बाद अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे आखिरकार गेम मास्टर के पास पहुंच चुके हैं। गेम के एंड में गेम मास्टर ने सबको ये बताया कि केटे और करन दोनों ही जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया था। गेम मास्टर ने सबको ये भी बताया कि असली माफिया करन ही थी और रोल्स के हिसाब से अगर एक सिविलियन और एक माफिया जीते तो माफिया ही जीतने वाला होता। लेकिन केट के लिए एक खुशखबरी थी, उससे जिंदा जाने की इजाजत मिल गई थी। इसलिए केट और करन दोनों ही बहुत खुश थे। उनके पास पैसा था और जिंदगी भी। जब ये दोनों रियलिटी की दुनिया में वापस आए तो वो रिलैक्स और सेटिस्फाइड नजर आए। और इस तरह ये कहानी अपने सफर को यहीं खत्म होती है।